हेलो स्टूडेंट्स, चालाक खुड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग आसारी डंडी पढ़े थे, जो कि जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस का पार्ट है। इसमें एक सेक्शन पूरा है डंडी का। तो डंडी में इतना सारा कुछ हम लोगों को पढ़ाई करना है। आज हम लोग देखेंगे डंडी की बक्सोर और डंडी की डाड़ा। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कुडुक ऑनर्स किए हैं उनको पता होगा कि कुडुक ऑनर्स में या फिर कुडुक सब्जेक्ट में आप लोग बोल सकते हैं, कुछ कुछ पेपर हिंदी में पढ़ा जाता है क्योंकि उसका किताब हिंदी में लिखा हुआ है और एग्ज़ाम भी हिंदी में ही होता है। कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ होते हैं, वो सारी चीज़। वैसे कहानी, उपन्यास, कविता, ये सब तो कुडुक में ही होता है, लेकिन कुछ कुछ एक दो पेपर होता है जो कि हिंदी में लिखा गया है। उसका विकास होना भी बाकी है, लोग लिखेंगे, अभी टाइम है। तो इसको हम लोग हिंदी में ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसको समझा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी लैंग्वेज में आए हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और इस तरह का कंटेंट आप लोगों को चाहिए जिससे कि आप लोगों को मदद मिले एग्ज़ाम में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। देखिए आपके सब्सक्राइब वाला बटन दबा हुआ है कि नहीं, उसको दबाइए। और आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाता हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करता हूँ, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चैनल का भी ग्रोथ हो, तो आप लोग भी मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है या फिर इस चैनल की ज़रूरत है, उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचाएँ और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद करें, ताकि मेरा चैनल जैसे जैसे बढ़ेगा मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊँगा। हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी सी मदद आप लोग भी मेरी कीजिए, टाइम निकाल के। काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल के मैं आप लोगों की मदद करता हूँ, तो इतनी तो उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ। मेरे चैनल को बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। और देखिए, जो भी आप लोगों को चाहिए वो लोग आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट भी कीजिए, कमेंट करने से भी मेरा रीच बढ़ता है, तो उससे मेरे चैनल को काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। डंडी की बक्सोर, जिसको कि हम लोग लोकगीत की परिभाषा बोलेंगे। परिभाषा का कुडुक होता है बक्सोर। तो सिंपल भाषा में लोकगीत को समझा जाए तो क्या है, ये गीत है जो कि हमारे पूर्वज गाते आ रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, ना ही गाया गया है, और इसका किसी के पास पेटेंट नहीं है। ये एक सामाजिक गीत है जो कभी गाया गया होगा, कब गाया गया होगा हम लोगों को भी नहीं पता है, और इसका कोई प्रॉपर इतिहास नहीं है। बस ये लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये शिफ्ट होते गया और लोग गाते हैं। अभी थोड़ा सा लिखने पढ़ने का समय आया है तो लोग किताबों में लिख रहे हैं, वरना ये मौखिक रूप से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलते आया था। तो लोकगीत बहुत प्रकार का होता है। आप लोग बूढ़ा बुढ़िया को गाते हुए सुने होंगे। हमारे जनरेशन के लोग तब नहीं गाते हैं, लेकिन गाना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। तो इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मानव चाहे सभ्य हो या असभ्य, उसमें अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की इच्छा और क्षमता अवश्य होती है। आदिम मानव भी स्वानुभूति से प्रेरित होकर जब कभी सुख अथवा दुख की संवेदना से आंदोलित हुआ होगा, तभी लोकगीत की स्वधारा उसके कंठ पर लहर उठी होगी। जब स्वरधारा लयबद्ध होकर निकलती है, तभी गीत का स्वरूप धारण कर लेती है। लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते, ना ही जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। वही चीज़ अभी हम आपको बताए लेमन भाषा में कि इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, और ना ही ये किसी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा रचित है। तो लोकगीत कब गाया जाता है, जैसे कि शादी में हो गया, खेती बाड़ी करने के समय हो गया, कोई कहीं जा रहा है पर्व त्योहार में, तब लोग लोकगीत गाते हैं। तो ये कैसे सृजित हुआ इसके बारे में तो किसी को नहीं पता है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि आदमी दुख होता है, आदमी दुखी में रहता है या फिर सुखी में रहता है, या फिर कुछ भी उसके अंदर भावना होता है, तो वो अपने भावना को व्यक्त करने के लिए अपने अंदर से कुछ वाणी निकालता है, कुछ ध्वनि निकालता है। तो उसी प्रकार इसका सृजन हुआ होगा। कभी लोग शादी में बैठे होंगे तो फिर अनायास ऐसे ही मुंह से कुछ निकला होगा गाते हुए, और वही सब धीरे धीरे आगे चल के
लोकगीत में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा बहुत गाया होगा, फिर कुछ जोड़ा होगा, इस तरह से गाते गाते पूरा गीतों का संग्रह बन गया। तो इस तरह से इसका रचना हुआ है। इसका परिभाषा बहुत लोगों ने देने की कोशिश की है। एक परिभाषा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कुडुख लोकगीत वह रागात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें अपने जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति प्रकट करता है। तो ये एक किसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं। लोकगीत क्या है, वो एक रागात्मक अभिव्यक्ति है, यानी कि हमारे अंदर का जो अभिव्यक्ति है, जो हम लोग फील करते हैं, जो अंदर का भावना है, उसको बाहर निकालते हैं राग के द्वारा, गाना के द्वारा। तो कुडुख लोकगीत वह रागात्मक अभिव्यक्ति है। उसमें क्या क्या हो सकता है, अपने जीवन से संबंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति प्रकट करता है ना। यानी कि हम लोग जब लोकगीत को गाते हैं, जब हमारे पूर्वज गाते थे, तो अपने अंदर के भावनाओं को वो व्यक्त करते थे, जिसमें कि उसका हर तरह का जीवन का अभिव्यक्ति उसमें प्रकट होता है या फिर होता था। तो ये एक परिभाषा है लोकगीत का, और ये आदिकाल से ही चला आ रहा है ना। जो आदिकाल से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होती चली आ रही है। यही चीज़ हम आपको बताएं कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मौखिक रूप से ट्रांसफर होते गया, जो कि सदियों से आज तक उरांव समाज में देखने के लिए मिलती है। ये सदियों से चला आ रहा है और उरांव समाज में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते आया है, जिसमें अपने समाज की संस्कृति झलकती है। और जाहिर सी बात है, शादी ब्याह में गाया है, जो हमारा मरने का संस्कार होता है उसमें गाया है, तो फिर इसमें हमारा जो कल्चर है वो भी दिखता है, संस्कृति दिखता है। स्वभाव में सरलता स्पष्टता के कारण कहीं भी लोकगीत को गाते देखा जा सकता है, और इसको कोई भी गा सकता है। लोग जो भी जानता है वो लोग गाते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है, राग को पकड़ना होता है, उसके बाद लोग गाते हैं। अब इसका कुछ वर्गीकरण है, किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। ये अभी जो पढ़ने लिखने का दौर शुरू हुआ तो लोग इसको कैटेगरी में बांटने लगे ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। तो उसी हिसाब से कुछ कुछ ऑब्जर्व किए और इसको थोड़ा सा इसका वर्गीकरण किया गया। जो विद्वान आए, कुडुख को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की, वो लोग कुछ कुछ लिखे हैं। तो उसी आधार पे हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को जानना होगा, है ना। उरांव लोकगीतों में भी जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का समावेश होता है। मानव जीवन से संबंधित जैसे जन्म, नामकरण, विवाह, मृत्यु, पर्व त्योहार, पूजा पाठ या जीवन के सुख दुख कुडुख लोकगीतों में समावेश पाया जाता है। तो लोकगीत हर एक घटनाओं, यानी कि हर एक जो भी हमारे पास रीति रिवाज होता है, हर रीति रिवाज में कुडुख लोकगीत को पाया जाता है। जैसे कि जन्म के दौरान हुआ, नामकरण के दौरान हुआ, विवाह के दौरान हुआ, मृत्यु के दौरान हुआ, पर्व त्योहार के दौरान हुआ, पूजा पाठ के दौरान हुआ। सब समय सुख हो, दुख हो या फिर कुछ भी संस्कार करना हो, तो कुडुख लोकगीत को उस संस्कार के दौरान पाया जाता है गाते हुए। उरांव जाति आदि काल से अपने संस्कृति एवं परंपराओं को गीतों में ही संजोकर रखा है। तो उरांव जाति का कोई भी लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। तो जो भी रीति रिवाज था, जो भी कल्चर था, वो सब इन गीतों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होते हुए आया है। और उसी से हम लोगों को अपना संस्कृति के बारे में पता चलता है कि उस समय कैसा रहा होगा, है ना। इन्हीं वर्गीकरण के द्वारा लोकगीत, इन्हीं वर्गीकरण के द्वारा ही लोकगीतों की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। तो इनका वर्गीकरण किया गया है कि किस समय वो लोग कैसा गाते थे। तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा समझने में सहायता मिलती है कि हमारी परंपरा कैसा था, गीत कैसे गाया जाता था। लोकगीतों में मानवीय भावों, विचारों तथा परिस्थितियों का समावेश पाया जाता है। ये सभी गीत प्रकृति एवं धरती से जुड़ा है, इसलिए इसका अस्तित्व धरती से अलग नहीं है। इन गीतों में अनेक ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हम उनका संबंध पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ सकते हैं। कुडुख लोकगीतों में कोमल, कठोर, स्थूल, सूक्ष्म, लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार के भावों को गीत की माला के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है।
तो कुड़ुक का लोकगीत, कुड़ुक लोगों का जो लोकगीत है, हमारे उरांव लोगों का जो लोकगीत है, उनको बहुत ही सुंदरता से गाया गया है और उसमें हर चीज को समेटने का प्रयास किया गया है, समेटा गया है। उसमें हर चीज का इतिहास मिलेगा, हमारे पूर्वज कैसे थे, कहाँ से जुड़े हुए थे, धरती से क्या कनेक्शन था, सब कुछ उसमें देखने को मिल सकता है अगर उसको हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करें तो। अब इसमें एक अंग्रेज विद्वान आया था यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा लिखने पढ़ने का कोशिश किया हमारे कुड़ुक भाषा के बारे में, तो उनके हिसाब से कुछ वर्गीकरण किया गया है जिसको कि अभी भी माना जाता है। तो अंग्रेज ने लिखा था तो इंग्लिश में लिखा था, तो जैसा लिखा था हम वैसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिए हैं। इसको आप लोग हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुड़ुक में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाच के आधार पर वर्गीकरण किया, तो नाच के आधार पर क्या है कि फेस्टिवल डांसेस फॉर द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, तो कुछ कुछ पर्व त्यौहार में नाचने का अलग अलग तरीका होता है, तो उसके आधार पे भी इसने वर्गीकरण किया। एक वर्गीकरण हो गया फगुआ और सरहुल में जिस तरह से नृत्य करते हैं उसके हिसाब से, दूसरा करम, करम में किस तरह से नाचते गाते हैं उसके हिसाब से। तो इसका कहना है कि फगुआ और सरहुल में अलग तरह का नाच होता है, इसीलिए उसमें अलग तरह का गाना गाते हैं, वो नाच के हिसाब से लोकगीत डिजाइन किया गया था, ऐसा उनका मानना है। और करम में कुछ अलग तरह का होता है, तो उसमें अलग तरह का गाना गाया गया है, ऐसा उनका कहना है। जतरा डांसेस एट द मीटिंग्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। अब जतरा क्या होता है? जतरा देखा जाए तो जतरा हर गांव में लगता है, आप लोग देखे होंगे, गांव में रहते होंगे तो वहाँ पे अगर ऐसा लॉजिकली सोचा जाए तो क्या हो सकता था कि जतरा इसीलिए लगाया जाता था क्योंकि साल में कम से कम सभी रिश्तेदार उस गांव में आए और अपने रिश्तेदारों से मिले। तो वहाँ पे मीटिंग देखा जाए तो अगर इंग्लिश में बोले तो उसको मीटिंग बोलेंगे, क्योंकि सब एक जगह मिल रहे हैं, मतलब लोगों का मिलना हो रहा है, वही हमारा जतरा है। तो जतरा भी दो तीन प्रकार का है। एक जतरा कड़िया, इसमें ये वाला डांस होगा और गाना उसी हिसाब से होगा। जतरा लुझरी झूमर, इसमें अलग तरह का होगा। और चिरदी जेठ जतरा, इसमें थोड़ा अलग तरह का होगा। तो ये सबको आप लोगों को याद रखना है कि नाचने के हिसाब से कौन कौन सा वर्गीकरण है और त्यौहार के हिसाब से कौन कौन सा वर्गीकरण है। ये सब नाच के आधार पर होगा तो होगा, है ना, और दूसरे दूसरे आधार पर भी है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है कि किसके आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण किया गया है। तो नाच के आधार पर एक तो पर्व त्यौहार के हिसाब से, फिर जतरा के हिसाब से, उसके बाद ट्रांजिशनल social dances which are danced between the periods of the festivals, dances or as substitutes for them। तो ट्रांजिशनल सोशल डांसेस यानी कि एक पर्व हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा पर्व आएगा, तो उस बीच में भी कुछ कुछ डांस होता था, तो उसके हिसाब से भी वर्गीकरण किया गया है। तो करम और सरहुल के बीच में मट्ठा होता है, जदुरा होता है और डमकच होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अगर नाच के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है और दो त्यौहार के बीच में पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसका वर्गीकरण है, और करम और सरहुल के बीच में पूछ रहा है, तो उसके बीच में आएगा माठा, जदुरा, डमकच। ये कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि करम और सरहुल के बीच में जब ये एक समय अंतराल है उसमें कौन सा गाना या फिर नाच गाया जाता है, नाचा जाता है या फिर गाया जाता है। तो ये सब में से कोई एक आपका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद सरहुल और जेठ के बीच में धुड़िया और अनगनी, है ना। उसके बाद शादी के समय ब्लेसिंग डांस होता है और डमकच होता है, शादी का डमकच। अब यहाँ पे और आगे थोड़ा सा देखते हैं। उन्होंने उपर्युक्त वर्गीकरण के बारे में बताया है कि इन चारों समूहों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं होता है, और तथ्य यह है कि धार्मिक नृत्य कई त्योहारों के गीत में मिला जुला रहता है, और यह सुझाव देता है कि यह कोई धार्मिक अर्थ नहीं है। इसमें नृत्य का चक्र चलता रहता है और त्योहारों में सभी कोई एक साथ नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि 3 कोस में पानी बदले 9 कोस में वाणी। इसी कहावत को सचमुच में उरांव लोकगीत में देखा जा सकता है। क्षेत्र में भी गीत के राग, ताल एवं नृत्य के अंतर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि नाच के आधार पे 4 तरह का वर्गीकरण है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक तो त्यौहार के आधार पे, दूसरा जतरा के आधार पे, तीसरा 2 त्योहारों के बीच में
और शादी के आधार पे, तो ये 4 होता है। और ये लोकगीत ऐसा नहीं है कि एकदम इसको अलग अलग करके आप लोग वर्गीकरण कर सकें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आप लोगों को मौसम के हिसाब से गाना मिलेगा, गीत मिलेगा, और उसी समय कुछ त्यौहार भी हो गया तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। और क्षेत्र के हिसाब से भी गाना गीत बदल जाता है, राग बदल जाता है, बोल बदल जाता है। जैसे कि मांडर में अलग होगा, गुमला में अलग होगा, लोहरदगा में अलग होगा, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो अलग होगा, तो क्षेत्र के हिसाब से भी अलग अलग होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोले हैं कि 3 कोस में पानी बदले 9 कोस में वाणी। तो ये उरांव का जो लोकगीत है उसमें ये देखने को मिलता है कि आप लोग थोड़ा दूर जाएंगे तो गीत बदल जाएगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो बोली बदल जाएगा, इस तरह का चीज़ होता है। अब क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, तो यहाँ पे ये इंग्लिश महीना का नाम है, फिर ये कुड़ुक में महीना का नाम है, और ये क्षेत्र किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा कौन कौन सा गाना गाया जाएगा वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो जनवरी फरवरी, यहाँ पे जनवरी फरवरी क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब उरांव लोगों का या फिर हिंदी कैलेंडर में भी आप लोग देखेंगे तो 1 तारीख से 30 तारीख तक महीना नहीं होता है हिंदी में, ना ही कुड़ुक में, बीच में से शुरू होता है। 14-15 तारीख को शुरू होगा चांद के हिसाब से, फिर आगे जाके 14-15 तारीख को खत्म होगा, इसलिए जनवरी का बीच से शुरू होगा, फरवरी के बीच में खत्म होगा। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी फरवरी के बीच में आएगा माघ। माघ का एक पूरा महीना है, लेकिन आधा जनवरी का होगा, आधा फरवरी का होगा। उस समय मांडर के आसपास में जदुरा गीत गाया जाएगा, गुमला में सरहुल और जसपुर में डमकच। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो जब वो लिखे थे उस समय का ऑब्जर्वेशन है, अभी अलग भी हो सकता है। तो हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चलेंगे, अभी के हिसाब से नहीं चलेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस समय जो लिखा गया था, क्योंकि समय के हिसाब से ट्रेडिशन भी बदलता है, कल्चर भी बदलता है, तो अभी आप लोगों को कुछ और भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उस समय जो होता था उसके बारे में उन्होंने लिखा है, और किताब में भी वही लिखा गया है, तो सही आंसर भी उसी के हिसाब से होगा जब एग्जाम होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। फिर फरवरी और मार्च के बीच में क्या आएगा, फागुन आएगा। फागुन में जदुरा होगा और शादी होगा, इन दोनों का गीत चलेगा। फिर यो भी मांडर क्षेत्र में, और गुमला क्षेत्र में सरहुल और शादी का गीत, और जसपुर में सरहुल डमकच और शादी मैरिज, है ना। और मार्च अप्रैल में आएगा चैत, मार्च अप्रैल में चैत आएगा, और उसमें सिर्फ शादी का होगा मांडर क्षेत्र में। गुमला क्षेत्र में सरहुल और शादी दोनों होगा, और जसपुर क्षेत्र में सरहुल डमकच और शादी दोनों होगा, तीनों होगा। फिर अप्रैल मई में बैसाख आएगा, मांडर क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, और गुमला क्षेत्र में सरहुल रहेगा, और जसपुर में सरहुल और धुड़िया रहेगा, ये सब गीत चलेगा। मई जून में जेठ रहेगा, है ना, जेठ बोलेंगे हम लोग मई जून के बीच में, गर्मी का मौसम होता है, उसमें जतरा लगेगा सब तरफ मांडर क्षेत्र में, और सरहुल जतरा ये लगेगा आप लोगों का गुमला क्षेत्र में, उसमें यही गाना चलेगा। और जसपुर क्षेत्र में सरहुल धुड़िया और जतरा। जून जुलाई में आएगा आषाढ़, है ना, और मांडर क्षेत्र में धुड़िया, गुमला क्षेत्र में भी धुड़िया, जसपुर क्षेत्र में करम आ गया। फिर जुलाई अगस्त में सावन आ गया, बारिश होने लगा। अब इसमें आ गया करम मांडर क्षेत्र में, लेकिन गुमला क्षेत्र में धुड़िया है, और जसपुर में करम और अनगनी। अगस्त सितंबर में भादो आ गया। अब यहाँ पे मांडर क्षेत्र में करम ही रहेगा, गुमला क्षेत्र में भी करम रहेगा, और जसपुर क्षेत्र में करम और अनगनी। सितंबर अक्टूबर में आसीन आ गया, इसमें मांडर क्षेत्र में जतरा आ गया, जतरा और लोजरी झुमर खेलेंगे यहाँ पे, और गुमला क्षेत्र में करम जतरा चिरदी, जसपुर में भी गरम जतरा। अक्टूबर नवंबर में कार्तिक आ गया, इसमें जतरा लगेगा, और फिर मांडर क्षेत्र में जतरा लगेगा, गुमला क्षेत्र में करम जतरा चिरदी और माठा, और जसपुर में करम जतरा। नवंबर दिसंबर में अघान आ गया, अब इसमें मांडर क्षेत्र में माठा और अनगनी, और गुमला क्षेत्र में जदुरा, जसपुर में कुछ नहीं है। दिसंबर जनवरी में पूस आ गया, पूस का महीना आ गया, तो मांडर क्षेत्र में माठा और जदुरा, और गुमला क्षेत्र में जदुरा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, या फिर मैं ग्रुप में PDF भी डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं।
उपर्युक्त वर्गीकरण में उरांव आदिवासी समाज में डमकच और अंगनई नृत्य का जिक्र किया गया है, परंतु यह नृत्य उरांव समाज में नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि डमकच और अंगनई ये दोनों नृत्य जो है ये उरांव समाज का नहीं है, ये किसी और समाज का है, लेकिन इसका भी जिक्र मिलता है। हो सकता है सदानों के बीच रहते रहते या कभी कभार गीत एवं नृत्यों में शामिल किया गया होगा। अब उरांव लोग सदान लोगों के साथ भी रहते थे, तो एक साथ नाच गाना होता था, तो उसके कारण ये डमकच और अंगनई हमारे बीच आया होगा। जैसा कि विवाह के नृत्य में देखा गया है कि नृत्य करने के दौरान कुछ सदान लोग भी हैं और नाचने के क्रम में कभी डमकच और अंगनई नृत्य भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग शादी ब्याह कर रहे हैं उस समय यानी कि जब ये किताब लिखा जा रहा था, तो उस समय क्या होता था कि अभी भी होता है कि उरांव लोगों का शादी है तो कुछ सदान लोग भी आएंगे, हमारे साथ नाचेंगे गाएंगे, तो वो लोग अपना रीति रिवाज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत नाचेंगे गाएंगे। ऐसे करते करते थोड़ा सा समय बीतते जाएगा तो वो भी एक उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है। उसके कारण डमकच और अंगनई हमारे रीति रिवाज में, हमारे डांस में आया है। हो सकता है उन्हें भी ना लगे हमें नृत्य से दूर कर रहे हैं, और अगर हम लोग सिर्फ अपना ही नाच गाना करेंगे और उनका कोई इंक्लूड नहीं करेंगे तो लगेगा कि उनको हम लोग मतलब हटा रहे हैं, उनको हम लोग अपने में शामिल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया था। वैसे तो उरांव लोगों के पर्व त्यौहार में सदान लोगों को भी देखा जा सकता है, और बहुत सारे गांव में ऐसा भी होता है कि हमारा पर्व त्यौहार लोगों को सदान लोग ही मनाते हैं। जैसे करम मनाते हैं, कुछ लोग सरुल भी मनाने लग गए हैं, जितिया भी मनाते हैं, तो ये सारा चीज़ है। उरांव लोकगीत का वर्गीकरण। अब उरांव लोकगीत का वर्गीकरण, यहाँ पे कुछ वर्गीकरण ऋतु संबंधी गीत से भी होता है, उसके बाद पर्व त्यौहार गीत से होगा, खेती बाड़ी के गीत से होगा, संस्कार गीत, राग के आधार पर, ये कुछ वर्गीकरण और है। तो ऋतु संबंधित वर्गीकरण क्या क्या होगा? जठवारी गीत होगा, आषाढ़ी गीत होगा, जतरा गीत होगा, अघनिया गीत होगा। तो ये 4 ऋतु संबंधित से होंगे, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। ऋतु संबंधित से 4 गीत होंगे, 4 वर्गीकरण होगा, जेठवारी गीत, आषाढ़ी गीत, जित्रा गीत और अघनिया गीत। पर्व त्यौहार से कैसे वर्गीकरण करेंगे? इसमें पर्व त्यौहार में है फग्गु गीत, सरुल गीत, बूढ़ी करम और करम गीत। खेती बाड़ी के गीत कौन कौन सा है? हल चलाने के गीत, रोपा गीत, धान कटनी गीत, मिसनी के गीत, यानी कि हल चलाने समय जो गाना गाते हैं, रोपा रोपने समय जो गाना गाते हैं, धान काटने समय और धान मिसने समय। संस्कार गीत, जन्म के गीत, विवाह गीत, मृत्यु संस्कार गीत। उसके बाद राग के आधार पर सुर्रा या धुड़िया, सिरदी, ढोल, भोटंगिया, छेछाड़ी, गोरिया आदि। धार्मिक गीत, उसके बाद खेल गीत होता है, बाल गीत होता है, लोरी गीत होता है, भजन गीत होता है, अन्य गीत। तो इसमें आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि ऋतु संबंधित से कौन कौन सा गीत है, ये सब आप लोगों को नाम याद रखना है। तो ऋतु संबंधित से अगर गीत पूछेगा और उसमें ऑप्शन रहेगा तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो वो सही होगा। पर्व त्यौहार से संबंधित कौन कौन सा गीत है, इसका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे फग्गू हो गया, सरहुल हो गया, बूढ़ी करम गीत। तो इनमें से अगर पर्व त्यौहार से संबंधित कौन सा गीत है बल्कि क्वेश्चन आएगा तो उसमें से इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो वो सही होगा। उसी तरह से खेती बाड़ी के गीत को भी आप लोगों को याद रखना है। हल चलाना का गीत, रोपा रोपने का, धान काटने का, मिसनी का। संस्कार का गीत को आप लोगों को याद रखना है। जन्म का गीत हो गया, विवाह का गीत हो गया, मृत्यु संस्कार गीत हो गया। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आप लोगों को सही करना है। और थोड़ा बहुत आप लोगों को गीत के बारे में समझना भी होगा। जैसे कि जेठवारी गीत हो गया तो उसका कुछ आसान सा जो गीत होगा उसको देख लेना है, या फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि फग्गू में कौन सा गीत गाया जा रहा है, तो उस सेंटेंस से को पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा कि ये गीत तो फग्गू में गाया जा रहा है। तो उसको कैसे आप लोग समझेंगे? फग्गू का सारा रीति रिवाज को आप लोगों को जानना होगा कि उसमें क्या क्या होता है, तो गीत में वही सब शब्द आप लोगों को मिलेगा। तो उसको देख लिए तो पता चलना चाहिए कि ये पर्व त्यौहार से संबंधित गीत है। उसी तरह से सरुल का नेक चार सबको आप लोगों को समझना होगा। जैसे कि फूल खोसना होता है, ये बीड़ी और ये पहान और पहानीन का शादी होता है, ये सब रीति रिवाज आप लोगों को जानना होगा। तो सरुल का गीत में उसका कुछ अंश मिलेगा, तो वो 2 लाइन दिया हुआ रहेगा, तो उसको पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा कि ये तो सरुल का रीति रिवाज के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि सरुल का गीत होगा। अब सरुल का गीत है यानी कि पर्व त्यौहार से संबंधित गीत है। तो इस तरह से थोड़ा सा अंदर घुस के भी क्वेश्चन रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिए। कैसे करेंगे?
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जितना ज़्यादा मेरा चैनल का ग्रोथ होगा उतना ही तेज़ी से मैं वीडियो बनाऊँगा और मुझे बनाने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है और आप लोग थोड़ा और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।